गाइज, आई एम रतन सर। वेलकम करता हूं रतन सर ग्रामर चैनल में। ग्रामर और ट्रांसलेशन के टफ टॉपिक्स को बहुत ही आसान भाषा में आपके सामने रखता रहता हूं। आजकल मैं ट्रांसलेशन की चर्चा कर रहा हूं। इसी चर्चा में आज का वीडियो आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन देने वाला है। प्रीवियस वीडियोज में मैं ऐसे वाक्यों की चर्चा कर चुका हूं जिनके द्वारा प्रश्न पूछे जाते हैं। मतलब प्रश्न बताने वाले वाक्यों को कैसे ट्रांसलेट करेंगे। अलग अलग तरह के प्रश्न होते हैं। हर एक तरह के प्रश्न वाले वाक्यों को अगर आप ट्रांसलेट कर पाए तब ये जानकारी कंप्लीट मानी जाती है। तो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए आज का वीडियो। प्रश्न बताने वाले वाक्यों का प्रश्न बताने वाले वाक्यों का ट्रांसलेशन। कई तरह के प्रश्न प्रीवियस वीडियोज में चर्चा किए जा चुके हैं। अब इस वीडियो में कितना या कितनी या कितने इसके द्वारा पूछे गए प्रश्न की चर्चा होगी। तो कितना, कितनी, कितने की अंग्रेजी क्या होती है और उसको कैसे ट्रांसलेट करते हैं, इसकी चर्चा। इस कितना, कितनी, कितने के द्वारा दो तरह की बात सामने आती है। कितना, कितनी, कितने के द्वारा संख्या बताई जाती है और कितना, कितनी, कितने के द्वारा मात्रा बताई। तो अगर संख्या बताई जाएगी तो कितना और ये कितना, कितनी, कितने की अंग्रेजी हो जाएगी हाउ मेनी, और मात्रा बताई जाएगी तो इसकी अंग्रेजी हो जाएगी हाउ मच। हाउ मेनी के बाद हमेशा प्लूरल काउंटेबल नाउन, और हाउ मच के बाद हमेशा अनकाउंटेबल नाउन। ये हमेशा याद रखने की बात है। अब अगर इस तरह के वाक्य आपके सामने आ जाए तो कैसे ट्रांसलेट करेंगे, वो एक दो वाक्य देख लें, समझ में आ जाएगा। आपके कितनी किताबें हैं, इसका मतलब आपके पास कितनी किताबें हैं, किताबों की संख्या क्या है। तो ऐसे वाक्यों का ट्रांसलेशन बनाएंगे ऐसे, हाउ मेनी बुक्स डू यू हैव। अगर कक्षा में कितने लड़के हैं, मतलब लड़कों की संख्या पूछी जा रही है। कक्षा में कितने लड़के हैं, तो हाउ मेनी बॉयज आर देयर इन द क्लास। इस तरह से ट्रांसलेट कर सकते हैं। अगर बाल्टी में कितना दूध है, मतलब दूध की मात्रा पूछी जा रही है। तो जब मात्रा पूछी जाएगी, हाउ मच मिल्क इज देयर इन द बकेट। एकदम इजी है, ट्रांसलेट करने में टफ नहीं है। आपके पास कितने रुपए हैं, रुपए की दो अंग्रेजी होती है।
पहले ही बताई जा चुकी है। रुपए की अंग्रेजी मनी होती है, रुपए की अंग्रेजी रूपी होती है। रुपए की अंग्रेजी मनी होती है तो वो अनकाउंटेबल होता है, लेकिन रुपए की अंग्रेजी अगर रूपी होती है तो वो काउंटेबल होता है, और दोनों की अंग्रेजी अलग अलग बनती है। तो जब रुपए की अंग्रेजी मनी होती है तो ये अनकाउंटेबल होता है, और जब रुपए की अंग्रेजी रूपी होती है तो ये काउंटेबल होता है। दोनों के प्रयोग, दोनों की मीनिंग, एक एक चीज आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। तो यहाँ आपके पास कितने रुपए हैं, रुपया यहाँ अनकाउंटेबल है, तो हाउ मच मनी डू यू हैव। एक एक बात अच्छे से जाने। कभी कभी कितना, कितनी या कितने के द्वारा कुछ और भी बातें पूछी जाती हैं। तो जब संख्या और मात्रा पूछी जाए तो मैं बता दिया मैंने, अगर संख्या मात्रा छोड़ के कितना कितनी के द्वारा कुछ और भी पूछा जाता है, तब ऐसे वाक्यों की बनावट इस तरह की हो जाती है। जब संख्या मात्रा छोड़ के कुछ और पूछा जाए तो शुरू में आएगा कर्ता, कर्ता के बाद कितना या कितनी या कितने, उसके बाद फिर विशेषण, और अंत में क्रिया। इस तरह की बनावट वाला, और फिर उसके बाद अंत में क्वेश्चन मार्क। इस तरह की बनावट वाला वाक्य आपके सामने आ जाए तो संख्या मात्रा नहीं पूछी जाती है, जैसे कितना गहरा, कितना ऊंचा, कितना लंबा। तो ऐसे वाक्यों का ट्रांसलेशन हाउ के बाद एडजेक्टिव, उसके बाद हाउ के बाद एडजेक्टिव, फिर वर्ब, उसके बाद फिर सब्जेक्ट, ये कोई नाउन अथवा हो सकता है, और अंत में ये वाला क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल देख लें, समझ में आ जाएगा। वह कितनी लंबी है, तो हाउ, लंबी की अंग्रेजी टॉल, शी इज, हाउ टॉल इज शी, सॉरी क्वेश्चन है इज शी, हाउ टॉल इज शी। और क्वेश्चन, यह कितना गहरा है, हाउ डीप इज दिस अथवा इट। एक एक बात को अच्छी तरह से समझते चले। कभी कभी कितना कितनी के अलावा कुछ और प्रश्न वाले शब्द होते हैं, उनके द्वारा भी प्रश्न पूछा जाता है, और उसकी बनावट इस तरह की होती है। उसमें कौन आता है, कर्ता, कर्ता के बाद कौन, कौन जिसकी अंग्रेजी हु होती है, अंत में क्रिया, और फिर वही क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क इस तरह के वाक्यों की जान होती है, उसको अवश्य अंत में रखते हैं। एग्जाम्पल देख लें, सॉरी पहले सूत्र देखें। सूत्र अगर होगा कैसे होगा, हु कौन की अंग्रेजी होती है हु, हु के बाद वर्ब दिया जाएगा, तब सब्जेक्ट दिया जाएगा, फिर अगर कुछ और रहे तो वो भी रख दिया जाएगा, और अंत में क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल देखें, समझ में आ जाएगा। वह कौन थी, वह कौन थी, हु वाज शी, हु वाज शी। कौन की, जैसे कभी कभी ये कौन एकदम शुरू में भी आ जाता है, एकदम बिल्कुल शुरू में, जैसे कौन हल्ला
कर रहा है। यहाँ पे एक चीज गौर से देखने वाली है कि कौन की अंग्रेजी हु एक प्रनाउन होता है, इंट्रोगेटिव प्रनाउन, और ये सिंगुलर भी होता है, प्लूरल भी होता है। वाक्य को देखने से पता चल जाता है, इसके साथ आने वाली क्रिया बताती है कौन हल्ला कर रहा है, मतलब कौन एक वचन है। अगर कौन हल्ला कर रहे हैं तो कौन बहुवचन हो जाता है, प्लूरल हो जाता है। इस तरह से ध्यान में रख के बनाया जाए। कौन का हु के बाद वर्ब देना पड़ेगा, तो हु इज, और हल्ला करना का मेकिंग a noise, who is making a noise। कभी कभी कौन के बाद कोई संज्ञा आ जाती है, जैसे कौन किताब, कौन लड़का, कौन घर, कौन सा पेड़, कौन सी किताब, कौन अथवा कौन सा, दोनों आ जाता है। ऐसी हालत में कौन की अंग्रेजी ऐसे में उस कौन की अंग्रेजी कौन या कौन सा, कौन अथवा कौन सा, कौन प्लस सा या सी या से की अंग्रेजी which होती है। एक चीज और इंपॉर्टेंट, कौन आता है ये प्रोनाउन है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। which भी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। कौन किसी व्यक्ति के बदले आता है, लेकिन which किसी वस्तु के बदले आता है। और which इंट्रोगेटिव प्रोनाउन भी है, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव भी है। जब ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव होगा तब इसके बाद कोई नाउन भी आ सकता है। अगर इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होगा तो आपको मालूम है ऑलरेडी कि प्रोनाउन के बाद कोई नाउन नहीं आता। हु और which में अंतर यही है कि हु प्रोनाउन ही है, जबकि which प्रोनाउन भी है, एडजेक्टिव भी है। तो which का प्रयोग अगर अकेले हो रहा हो, मतलब which के बाद अगर कोई नाउन नहीं आ रहा हो तो which प्रोनाउन होता है। लेकिन which के बाद अगर कोई नाउन आ जाए तो वहां पे which एडजेक्टिव हो जाता है। इस बात का केयर करें। जैसे कौन लड़का तुम्हारा भाई है। यहाँ पे कौन के बाद ये लड़का नाउन आ गया, तो यहाँ इस कौन की अंग्रेजी हु नहीं होकर which होगी। which boy is your brother। ऐसे कौन जब कोई वस्तु होती है तो सा, उस कौन के बाद सा सी से में से कोई आता है। जैसे कौन सी किताब तुम्हारी है। यहाँ फिर कौन के बाद किताब आ गई, ये नाउन है, तो which book is yours। एक एक बात को खूब अच्छी तरह से समझें। कभी कभी कौन किसी वाक्य के कर्ता के रूप में भी आ जाएगा, जिसका एक एग्जाम्पल हमने यहाँ बताया, कौन हल्ला कर रहा है। तो जब कर्ता के रूप में कौन आएगा तो ऐसे वाक्यों की बनावट किस तरह की होती है। बनावट हो जाएगी कौन, उसके बाद अन्य शब्द और अंत में क्रिया और क्वेश्चन मार्क तो आता ही आता। अगर ऐसा वाक्य आपके सामने आ जाए, इसी वाक्य को ट्रांसलेट करने का तरीका, ये सूत्र एक तरीका होता है, उसको जाने। हु के बाद वर्ब, अगर कोई और शब्द है, अन्य शब्द, तो वो, और अंत में क्वेश्चन मार्क। इस तरह के वाक्य भी आपके सामने आ सकते हैं। एग्जाम्पल देख ले, समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल को, एक एक एग्जाम्पल को समझना, मैं
बार इस बात को रिपीट करता रहता हूँ अपने वीडियोज में कि एक एक एग्जाम्पल को पॉइंट के बाद दिए गए एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट होता है, वही एग्जाम्पल आपको आगे बढ़ने में हेल्प करता है। तो एग्जाम्पल देखते हैं। कौन यहाँ आता है। यहाँ एक चीज इंपॉर्टेंट जानते चले, जब भी ये कौन मतलब हु से शुरू होने वाला सेंटेंस इंग्लिश में होता है तो उसका स्ट्रक्चर असर्टिव सेंटेंस जैसा होता है। हु को अगर सब्जेक्ट माने तो हु के बाद वर्ब आता है, मतलब सब्जेक्ट के बाद वर्ब आता है, और ये स्ट्रक्चर होता है असर्टिव सेंटेंस का, ना कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। तो हु वाले सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर असर्टिव जैसा भी हो सकता है। एग्जाम्पल आपके सामने है। हु यहाँ, कौन यहाँ आता है, इसको हिंदी में यहाँ कौन आता है भी बोला जा सकता है, और उसकी अंग्रेजी होगी हु। हु के बाद आना का सिंपल प्रेजेंट टेंस में है तो आना का V5 कम्स हियर। ये ऐसा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है जिसमें ऑक्सिलियरी वर्ब नहीं भी आ सकता है। सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट टेंस में अगर हु से शुरू होने वाले वाक्य आ जाए हिंदी में तो वैसे वाक्यों के ट्रांसलेशन में ऑक्सिलियरी वर्ब नहीं भी आता है। निगेटिव रहेगा तो आ सकता है, वरना नहीं भी आ सकता है। एग्जाम्पल आपके सामने है, और एग्जाम्पल देख लें। कौन उसे गाली दे रहा है। अब ये है टेंस बदल गया, सिंपल टेंस नहीं है तो हु के बाद वर्ब हु इज एब्यूजिंग और अंत में हिम। फिर क्वेश्चन मार्क। कौन का रूप, इस कौन का रूप हिंदी में किसने भी होता है, किसने भी होता है। ऐसे वाक्यों में भी कौन किसने के लिए हु का ही प्रयोग करेंगे। जैसे किसने गिलास तोड़ा है, यहाँ किसने की अंग्रेजी भी हु होगा, तो हु हैज broken the glass, who has broken the glass। एक एक बात को समझने की कोशिश करें। एक एग्जाम्पल और, किसने पुलिस को बुलाया था। यहां भी किसने के लिए हु हैड कॉल्ड द पुलिस। इस तरह ये वाक्य आपको एक एक चीज बता रहा है, कैसे किस किस प्रश्न वाले शब्दों से कौन कौन सा प्रश्न पूछेंगे और उनको कैसे ट्रांसलेट करेंगे, एक एक बात मैं बता रहा हूं। अभी प्रश्न वाले वाक्यों का और भी वीडियो आपके सामने आने वाला है। हर एक वीडियो में अलग अलग चीजें बताई जाती हैं। तो इस वीडियो के अंत में, हर एक वीडियो के अंत में, जैसा कि मैं आपको अपने आप को जांचने के लिए एक एक्सरसाइज देता हूं, जिसमें कुछ न कुछ हिंदी वाक्य होते हैं जिन्हें ट्रांसलेट करके आप ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि आपने इस वीडियो में बताए गए पॉइंट्स को समझा है या नहीं। तो ट्रांसलेट द फॉलोइंग। नंबर 1, कितने कुत्ते भौंक रहे थे। नंबर 2, आपने कितनी किताबें पढ़ी हैं। नंबर 3,
उसे कितना चावल चाहिए। नंबर 4, राधा के पास कितनी संपत्ति है। 5, आपका घर कितना पुराना है। 6, वह मंदिर कितना बड़ा है। 7, आम का पेड़ कितना लंबा था। 8, वह कौन है। नंबर 9, वह लड़की कौन है। 10, कौन आदमी कल आया था। 11, कौन सी नदी सबसे बड़ी है। 12, कौन ऐसा सोचता है। 13, नंबर 13, कौन इधर आ रहा है। एंड लास्ट नंबर 14, अंतिम नंबर, किसने तुम्हें डांटा है। ये 14 हिंदी वाक्य ट्रांसलेट करके आप यह जान सकते हैं कि आपने इस वीडियो में बताए गए पॉइंट्स को समझा या नहीं, कितना समझा या कितना नहीं समझा। अगर समझने में किसी तरह की दिक्कत हो तो you are free to leave your own comment in the comment section of this video and I shall try to make you understand according to your question. तो आज इस वीडियो का होता है अंत। वीडियो को लाइक शेयर करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अभी बहुत कुछ जानने को बाकी है, जैसा कि मैं पहले से बताता रहा हूँ। तो मिलते हैं एक अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, हैव ए नाइस डे, थैंक यू अगेन।